मैं एक तो जैसा वादा था इसीलिए शुरू में समरी करनी थी तीनों फॉर्मूलों की, वो समझ लेना फटाफट। जैसे मान लो ये तो एक हॉरिजॉन्टल हो गया ये तो, और यहाँ से ये प्रोजेक्शन पॉइंट है इनिशियल वाला। तो यहाँ से हमने एक बॉल को ऐसे या फुटबॉल को ऐसे फेंक दिया, और इसके बाद ये इसकी ट्रेजेक्ट्री आ गई, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ ही आ गया, यहाँ पे आके गिर गई। ठीक, तो एक तो हमें कितनी रेंज है, कितनी हाइट होगी, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तीन डेरिवेशन करने हैं। मान लो ये यू था तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में ले लिया हमने इधर, ये कंपोनेंट क्योंकि ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी थीटा एंगल बना रही है, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ होगा यू कॉस थीटा। एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस थीटा होता है। और जो कंपोनेंट इधर की तरफ होगा ये कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। हम दो अलग अलग मोशन कंसीडर करते हैं क्योंकि ये तो हमने सोच लिया खत्म। एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जो इसको ऊपर ले जाएगी, दूसरी इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाएगी, फाइनली ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो ये वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, है ना, वर्टिकल जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट खत्म। तो जब हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, वर्टिकल का ऊपर की तरफ वाला, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी यू साइन थीटा के बराबर, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। v हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो जीरो हो गई। और एक्सेलरेशन, कभी भी किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो एक्सेलरेशन होता है माइनस जी के बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस साइन थीटा यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें रख दो v कितना है जीरो, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, माइनस ए की जगह g इंटू टाइम t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी u साइन थीटा अपॉन जी, ये t की वैल्यू आ गई। यानी कि यहां तक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, इसमें तो आधा पाथ हुआ, आधा रास्ता तय हो गया टी टाइम में, तो बचा हुआ आधा भी टी टाइम में होगा। इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर तक हवा में रहा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वो डबल हो जाती है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये पूरा डेरिवेशन कल करा दिया था, आज दोबारा इसलिए जिससे समझ में आ जाए। जब तक ये इकट्ठे होंगे तब तक तीनों हो जाएंगे डेरिवेशन। ये तो एक हो गया, है ना। अब आता है कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी। मान लो ये मैक्सिमम हाइट एच जाता है, तो हाइट तो वर्टिकल ही होती है, इसमें भी वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, है ना। भाई टाइम हमने वर्टिकल मोशन से इसलिए निकाल लिया क्योंकि हाइट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक, अब हाईएस्ट पॉइंट कितने हाइट जाएगा वो निकालना है हमें, तो उसके लिए इसी को छोटा कर दे रहा हूं, ये आ जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाने के लिए वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, और ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये फॉर्मूला होता है। वी स्क्वायर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, तो स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। फिर माइनस टू जी और कैपिटल एच, हाइट निकालने के लिए ये उधर ले जाओ, तो टू जी कैपिटल एच इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने कैपिटल एच के लिए डेरिवेशन निकाल दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये फॉर्मूला आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया हमारा कितना होगा, हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा। अब आता है कितनी दूर जाके गिरेगा, रेंज कितनी होगी, मतलब इसको बोलते हैं रेंज। रेंज ये होती है जमीन पे कितनी दूर जाके टकराएगा, यहाँ पे, है ना, ये रेंज होती है।
तो रेंज निकालने के लिए अब हमें रेंज के लिए तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए यानी कि रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, हाँ रेंज निकालनी है हमें, तीसरा और आखिरी डेरिवेशन। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में क्या क्या दिया हुआ है बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी तो होगी u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा। अब बस ये बात तो मैंने भेजे में घुसानी है, एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका आंसर आएगा 0 होगा। क्यों होगा, उसका कारण ये कई बार समझा दिया। एक्सेलरेशन ऐसे है डाउनवर्ड, कितना g। तो जब हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमने कोई मोटर वगैरह कुछ नहीं लगाई, हमने तो फेंक दिया, फेंक दिया तो हवा में आ गया। अब हवा में इसका कितना कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वो निकालना है हमें। एक्सेलरेशन होता क्या है, नीचे की तरफ, हम क्या चाहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालें। तो एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, cos 90 का होता है 0, तो 0 आएगा ये कंपोनेंट, है ना। तो एक्सेलरेशन इसलिए 0 है क्योंकि इसका कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, ये आ गया 0 हो गया। अब वैल्यू लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। s का मतलब रेंज, तो r लिख देंगे। u कितना है वो हमने लिख दिया, u cos थीटा है, इनटू टाइम। जितनी देर में बॉल यहां से हमारा यहाँ आएगी, है ना, यहां से यहाँ पहुंचने में उतने टाइम लगेगा, क्योंकि बॉल तो एक ही है, तो टाइम अलग अलग नहीं हो सकती। तो ये सेम टाइम लगेगा, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है वही टाइम लगेगा इसको। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये थी 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। सो फाइनली आ गया, ये वैल्यू आ गई, रेंज इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू, अच्छा ये मैथ्स का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है साइन 2 थीटा, तो इसको लिख देंगे u इंटू यू स्क्वायर, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको लिख देंगे साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज आ गई। यहां तक हम काम कर चुके थे, अब इसी के आगे हमें डिस्कस करना था, कौन सी चीज कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, वो सब डिस्कस करना। ठीक है, ये 3 डेरिवेशन हो गए थे, और पैराबोलिक पाथ होता है ये वाला आज हो जाएगा। अब फाइनली 3 रिजल्ट ये आए हमारे पास। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा 2 u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर तक बॉल फुटबॉल हवा में रहेगी, ये आ गया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये कितनी होगी, h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला हाइट का। इस पे तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, इसमें ये पूछ लेते हैं मैक्सिमम हाइट कब होगी, है ना, ये पूछ लेते हैं। तो देखो h मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी, h मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता था तो अब पता कर लेना, लिख लो। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो +1 एंड मिनिमम होती है -1, नहीं पता तो अब पता कर लो। मैं तो लिखवाई थी पूरी वैल्यू, पूरी टेबल लिखवाई थी, नहीं तो अब याद कर लेना। +1 से -1 के बीच में होती है, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक, तो ये आ जाएगा h मैक्सिमम इज u स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन 2g। और ये कब हुई वो यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है साइन 90 की वैल्यू,
तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हाइट मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि थीटा 90 कह रहे हो तुम, अभी क्या था? ऐसे था, ये यू था, ये थीटा था। तुम कह रहे हो थीटा 90 हो जाए, तो इसका अंदर जब सीधे ऊपर फेंक दोगे ऐसे 90 डिग्री पे, तब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाएगी। ये तुम जानते ही हो, किसी बॉल की सबसे लंबी हाइट तब होगी जब बॉल को बिल्कुल सीधे फेंक दो ऊपर हवा में, तो मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करेगी। और मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, उसका ही आंसर है। ठीक है, तो यदि मैक्सिमम हाइट चाहिए, सबसे ऊपर जाए बॉल, तो थीटा की वैल्यू 90 होती है। जब 90 डिग्री पे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक देंगे ऊपर की तरफ, तो हाइट सबसे बड़ी होगी। इसके अलावा इस पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन तो आएंगे ही आएंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन विल बी, पीछे क्वेश्चन आंसर करोगे तो समझ जाओगे बात को। अब रेंज पे आ जाओ। जो रेंज वाली बात है उसमें ये है, रेंज का फॉर्मूला ये था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज। हम चाहते हैं रेंज सबसे बड़ी हो जाए, तो रेंज मैक्सिमम जब होगी तो साइन थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी लेनी होगी। वो कितनी होती है? 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी, ये आ रहा। ठीक है, यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी। अब ये 1 क्या वाला है ना, 1 क्या वाला है वो समझो। 1 का मतलब साइन 2 थीटा, ये मैक्सिमम हो गया 1, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होता है साइन 90, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा कितना होना चाहिए? 45। तो यदि हम चाहते हैं कि बॉल, भाला या कोई और चीज सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, तो हमें एंगल 45 लेना पड़ेगा। यदि हम 45 डिग्री के एंगल पे किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे, तो हो सकता है तुमने यदि कभी भाला फेंक किया हो अपने स्कूल वगैरह में जब खुला करते थे, तो तुमने देखा हो एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकना पड़ता है। जो लोग पर्टिकुलर एंगल पे नहीं फेंकते उनका भाला ऊपर तो हो जाता है, लेकिन रेंज कम रह जाती है। तो मैक्सिमम रेंज यदि हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, तो हमें थीटा 45 रखना पड़ेगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके साथ 45 का एंगल बनाते हुए फेंकेंगे, ये 45 का एंगल, तब ये सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, रेंज सबसे बड़ी होगी। और हाइट सबसे बड़ी तब होगी जब थीटा 90 पे फेंक दें। तो ये रेंज की बात चल रही थी। ठीक है, ये मैक्सिमम आ गई। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। रेंज मैक्सिमम हो गई कितनी? ये यू स्क्वायर अपॉन जी हो गई। कब होगी? व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, तब रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ही, ये उतार लिया होगा शायद होपफुली। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी का, वही है, हमने रेंज का ये फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये पहले फॉर्मूला था, फिर हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया साइन 2 थीटा। अब तुम इमेजिन करो कि हमने थीटा डिग्री के एंगल पे फेंकी, तो ये वैल्यू आ गई रेंज की। मान लो मैं 90 माइनस थीटा पे फेंक दूं तो क्या होगा? इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या आएगी? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब हमने प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दिया, तो क्या होगा हम ये चेक कर रहे हैं, अपॉन जी। तो ये हो गया यू स्क्वायर इंटू 2। अब थोड़ी बुद्धि लगा के बता दो, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? लिख देना यार चैट बॉक्स में, देखें कितनों को ध्यान है थोड़ा बहुत। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, एक ने लिख दिया कॉस कॉस थीटा, चलो स्पेलिंग थीटा की लिख दो, कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, अपॉन जी।
तो भाई मेरे 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात में सोच लेना, है ना, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी में कोई डॉट नहीं होता, तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि यदि मान लो ये R1 रेंज थी थीटा पे और ये R2 रेंज है, तो हमें पता चल गया देयरफॉर R1 इक्वल्स टू R2। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। एग्जाम्पल लिख लो, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों में से कहीं भी प्रोजेक्ट करो एक जैसी जगह जाके गिरेगा। 30 पे फेंकोगे तो भी वही गिरेगा, 60 पे फेंकोगे तब भी वही गिरेगा। डायग्राम में क्या मतलब हुआ इस बात का वो भी समझ लो। डायग्राम में इसका मतलब इस तरह से मान लो, जैसे हमने मान लो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है, यहां पे हमने एक फेंक दिया 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये जाके गिरा यहाँ पे, अब हमने फेंक दिया 60 पे, ये 60 डिग्री का एंगल है, तब भी ये यहीं जाके गिरेगा। तो थीटा पे या 90 माइनस थीटा पे, दोनों पे एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम ऐसे फेंको 15 डिग्री पे, ये 15 है 15, और ये यहां से उछल के यहां गिर गया, और दूसरा बच्चा इसको फेंकता है 75 पे, ये 75 है, दोनों का सम 90 होना चाहिए, तब भी ये यहीं जाके गिरेगा। रेंज दोनों में एक जैसी आ गई। ये डायग्राम जो बना लेना जिससे बात समझ में आ जाए, और पीछे के क्वेश्चन आंसर अभी यदि करोगे तो बहुत आसानी से निकलेंगे, तो बात जल्दी भेजे में घुसेगी। सर हाँ। सर जैसे अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अभी तो हम इसे सामने की साइड मतलब टुवर्ड्स राइट फेंक रहे हैं बॉल, हाँ, अगर पीछे की लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट फेंकेंगे तो सर वो 120 डिग्री काउंट होगा कि उस वर्टिकल से जमीन से 90? हम तो जमीन से ही लेंगे एंगल। अच्छा सर, तो मतलब फिर हम इसको प्रोजेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा तो कभी कर ही नहीं सकते। नहीं, फिर वो 90 डिग्री से ज्यादा करोगे तो जमीन से तो लेना, तो फिर वही हाँ आएगा। सर, तो दूसरी साइड से फिर वो अगर मान लो हाँ, सर हमने तो एक फॉर्मूले साइड इधर से। लगेंगे, मतलब ये हाँ हो सर। जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूले लगने शुरू हो जाएंगे, ये एंगल 30 माना जाएगा, हाँ सर, ठीक है जमीन सर। से एंगल है, एंगल हाँ में सर। तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। ओके सर। तुम भाई और यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो? नहीं, तो ये तो रेंज के केस हो गए, इसके केस हो गए, छोटे मोटे क्वेश्चन पीछे तुम्हें और भी मिल जाएंगे इस डिजाइन के। अब एक इस तरह के प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, यदि मान लो हम इसको छत पे खड़े होकर फेंक दें तो क्या होगा, तब भी हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेंगे वो देखो। ये छत है तुम्हारी बिल्डिंग की, और हमने बॉल को ऐसे फेंक दिया, ये बॉल है मान लो, हमने इसको इस डायरेक्शन में फेंक दिया विद वेलोसिटी। अब ये क्या होगा, यहां पे कहीं जाके गिरेगी, इस जगह पे, ठीक। कहाँ गिरेगी, कितनी वैल्यू होगी, वो सब हमें सोचना है कैसे निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें भी दो अलग अलग कंपोनेंट समझ लो। इसका कंपोनेंट इधर की तरफ, किसका, वेलोसिटी का, यहां लिख भी दे रहा हूं, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। ये कल बहुत सिरमारी की थी मैंने, ये तो नहीं पता समझ पाया नहीं समझ पाए, लेकिन कोशिश बहुत की थी समझाने की, है ना। ये एंगल होता है कि मान लो थीटा, और ये वेलोसिटी u है, तो इधर कंपोनेंट होता है u cos थीटा, एंगल के साथ वाला cos थीटा, और ये कंपोनेंट होता है u sin थीटा। कंपोनेंट का मतलब टुकड़े होते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, ये u है और इधर 90 है, तो जब इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो u cos 90 आएगा, और ये कितना होता है, 0 होता है। तो हमेशा ध्यान रखो 90 डिग्री पे 0 आता है कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट 0 हो गया। हमने इधर फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल में उसकी वेलोसिटी होगी नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं होगा, है ना, 0 होगा। अब क्या करें, यदि मान लो हमने इसको ऐसे फेंका है, एक्सेलेरेशन भी समझ लो, एक्सेलेरेशन इससे पहले ही बताया था, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ जी होता है, यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालोगे तो 90 हो गया, तो इधर एक्सेलेरेशन 0 होता है। चाहो तो एक बार कहीं मोटी जगह पे रख लो, है ना, किसी भी बॉल को जब हवा में फेंकेंगे
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता कभी भी. नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेन बॉल इज इन एयर. बॉल हवा में है तो, और उसके ऊपर कोई मशीन वगैरह नहीं लगी हुई है. हमने एक बार फेंक के छोड़ दिया उसको. अब इसके दो अलग अलग कंपोनेंट करके सॉल्व कर देते हैं. पहले हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए. हॉरिजॉन्टल में u इनिशियल वेलोसिटी होगी 0. क्यों होगी? क्योंकि कंपोनेंट ही 0 है. एक्सेलरेशन प्लस जी, नीचे की तरफ आता है तो प्लस जी लेते हैं. हाइट मान लो यहां से यहां तक कि h है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. s की जगह आ जाएगा h इज इक्वल टू, ये फैक्टर कट जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर. ये आ गया h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. बाकी कुछ निकलवाएंगे ही नहीं. ठीक है. और दूसरी चीज ये रेंज, ये रेंज है कि कहाँ जाके गिरेगी जमीन पे, कितनी दूर जाके गिरेगी. रेंज निकालने के लिए हमें वर्टिकल की, ये वर्टिकल लिखना पड़ेगा भाई. ये वर्टिकल वाला पार्ट है पहले वाला, वो खुद ही देख लो. वर्टिकल का तो सीधे वाला, हॉरिजॉन्टल ये हो गया है ना. वर्टिकल में ये वेलोसिटी कितनी है? 0 है. और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है इसके बराबर. इक्वेशन ये होती है, ये आंसर आ गया. अब ये रेंज निकालनी है. रेंज ऐसे है, हॉरिजॉन पे, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए लिखता हूं u कितना है? ये u है. क्वेश्चन में वेलोसिटी दी होगी 20 मीटर 30 मीटर जो भी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई. बस ये इंपॉर्टेंट बात है. एक्सेलरेशन कितना है एक बार अपने आप सोच लो. एक्सेलरेशन कितना होगा सोच लो, और सोच लिया हो तो आंसर चेक कर लो. 0 एक्सेलरेशन होगा. वो कई बार बता दिया, नहीं तो याद कर लो. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है जी डाउनवर्ड, तो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0. इसलिए एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता. अब फॉर्मूला लगा दो, यही ऊपर जो लगाया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. s कितना है? r है. u कितना है? u के बराबर ही है. टाइम t है, और ये फैक्टर कट गया, तो बस इससे आंसर आ जाएगा, है ना. तो ये r निकला. और कई जगह पे सर हमें ये कैसे पता चला कि ए का दूसरा वाला कंपोनेंट 90 डिग्री पे ही है? भैया ये एक्सेलरेशन कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है, नहीं होता वर्टिकली? हाँ सर. और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल होता है? सर 90. इसलिए ये हमेशा g cos 90 हो जाएगा, वो 0 हो गया. सर फिर तो कोई भी कम, हाँ सर वो तो होता ही है. हाँ वो सर तो ठीक हमेशा है ही सर. होगा. यदि हॉरिजॉन्टल में फेंकोगे तो वर्टिकल 0 हो जाएगा, वर्टिकल में फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा. वो तो और हमेशा सर ये केवल एक्सेलरेशन नहीं सर, कोई भी चीज अगर 90 डिग्री अब पे जैसे हो. वेलोसिटी में देख रहे हो ना, वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टल फेंकी तो वर्टिकल कितनी हो गई? 0 हो गई, हाँ सर. है ना. वो तो हर जगह होगा. अच्छा एक चीज और, कई बार क्या होता है इसका छोटा मोटा डेरिवेशन भी आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है, इसमें कुमार मित्तल में नहीं है वो. तो इस तरह का एक डेरिवेशन भी होता है इनमें रिलेशन निकालने का, वो भी कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए. मतलब इसको तो लिख देते हैं वो लोग x, किसी एक को x लिख लो. जैसे ये तो हमने ले लिया x और ये ले लिया y, तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो गया x इज इक्वल टू यू टी. वो एक रिलेशन निकलवा लेते हैं x और u में क्या, x और y में क्या रिलेशन है, तो वो करते हैं. टाइम की वैल्यू निकाल दो, है ना. तो टाइम यहां से कितना आएगा? 2u अपॉन जी, 2y अपॉन जी. चाहे छोड़ो उसको, इसकी जगह और आसान काम कर देता हूँ. यहां तक बात समझ में आ गई होगी. यहां से टाइम निकालो इस वाले से, तो क्या आ गया? x अपॉन यू, और ये इसमें पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू हाफ जी
एक्स स्क्वायर अपॉन यू। और किसी गिवन के लिए, गिवन का मतलब गिवन क्वेश्चन के लिए ये चीज बन गई, y इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u इंटू एक्स स्क्वायर। भाई कुछ किया नहीं है, g को ऊपर लिख दिया, u को नीचे लिख दिया, तो इसको बोलते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जब तुम मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में इसको पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला होता है कुछ डिजाइन का, इस तरह के पैराबोला होते हैं, ये पैराबोला होता है ना, ये पैराबोला कहलाता है। पैराबोला की खास बात होती है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या फिर x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, दोनों ही पैराबोला होती है। तो ये पैराबोलिक पाथ हो गया, लिख लो। बट तुम्हें ये करना है फिजिक्स में, तो ये लिख दोगे और लिख दोगे दिस इज द लोकस ऑफ पैराबोला या पाथ ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। सर यहाँ पे t की वैल्यू सर x अपॉन यू आई, फिर सर t स्क्वायर एक्स स्क्वायर और u स्क्वायर नहीं होना चाहिए सर अपॉन यू ये स्क्वायर। यू स्क्वायर रह गया है ना, अच्छा रह रह गया, गया सर, हाँ सर रह गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। जगह कम पड़ रही है तो छोटा छोटा लिख जाए। ये एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर जो है वही लिखोगे, टी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक। ये सब कांस्टेंट हो गया, तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया, इसको पैराबोला बोलते हैं। क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट इफ अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। ये पूरा दोबारा करूंगा तो एक बार फिर पूछ लेना, राज भैया एक बार पूछ लो तुम। सर ये समझ नहीं आया कि y इक्वल्स टू जी अपॉन 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कैसे आया था। ये t की वैल्यू रख दी हमने x अपॉन यू, तो सर t ये तो स्क्वायर ठीक है, कितना हो उसके गया, बाद एक्स जो स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यस सर, ठीक है ना। सर इसके बाद वाला स्टेप। इसके बाद वाला देखो, ये g ऊपर चले गया, 2u स्क्वायर नीचे आ गया, तो g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, जो हमने फेंकी वही रहेगी, बदलेगी तो नहीं। यस y और सर, x बदलेंगे, इसका मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसी को पैराबोला बोलते हैं। हमें ओके फिजिक्स में सर, इससे कुछ नहीं करना, बस ये लिख देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन होती है, बस ये लिख देंगे हम तो। ओके सर। अब क्वेश्चन लिख लो, फिर एक बार समझा भी दूंगा अभी। क्वेश्चन इज प्रूव दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट horizontally then its path is parabola, ठीक। अब जिनको कम समझ में आया था उनके लिए 2 मिनट का रिकैप है, फटाफट समझ लेना। देखो इसमें क्या है कि यहां से हमने बॉल को फेंका इस तरह से विद वेलोसिटी u, तो इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल ये खड़ा वाला होता है, कंपोनेंट जो होगा ये 0 आ गया क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे है। और बॉल को जब छत से फेंका हमने तो बॉल ऐसे जाके जमीन पे गिरेगी कहीं, ये जमीन मान ली हमने ऐसे यहाँ पे आके गिर गई, ये मान लो x है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जिसको रेंज भी कह सकते हो, रेंज बराबर x लिख दिया मैंने। और ये जो हाइट फॉल कर रही है ये y एक्सिस के अलोंग है, तो हमने इसको लिख दिया h, और h क्या है, y के अलोंग है, तो ये हमने लिख दिया। अब दो अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं हम। पहले तो वर्टिकल, वर्टिकल ये हो गया, हम लिखेंगे इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 थी, ये लिखा वर्टिकल कंपोनेंट 0, एक्सेलरेशन प्लस g, फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो चाहे h लिख दो चाहे y लिख दो, अभी मैं y लिख देता हूं, तो y इज इक्वल टू ut वाला फैक्टर ये खत्म हो जाएगा, है ना। खत्म क्यों हो गया, क्योंकि u 0 है, तो बचेगा हाफ a की जगह g और t स्क्वायर, ये आ गया, ये y का रिलेशन हो गया, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब आ जाओ इस पे, ये हॉरिजॉन्टल के लिए होगा, तो जब हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वो तो u है, बट एक्सेलरेशन 0 होता है। अब जिनको नहीं भेजे में घुसता वो रट लो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो एक्सेलरेशन। क्यों नहीं होता उसका कारण कई बार समझा लिया, एक बार फिर सुन लो।
एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, जब इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में लेंगे 90 डिग्री पे तो जी cos 90 आएगा, और जी cos 90 जीरो होता है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और नहीं तो रट लो भैया, इससे भी समझ में नहीं आया तो याद ही कर लेना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो ये फैक्टर तो कट ही गया, अब इसकी जगह एक्स लिख दिया तो एक्स इज इक्वल्स टू यू टी आ गया। एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना है तो हमने टी को निकाल दिया, वो हो गया एक्स अपॉन यू, और इसमें पुट कर दिया तो ये चीज आ गई वाई इज इक्वल्स टू 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये आ गया। और इसको यदि हम फर्दर लिख दें तो फर्दर ये चीज आ जाएगी, ये आ गया y इज इक्वल्स टू का साइन g ऊपर लिख दिया, नीचे 2u स्क्वायर लिख दिया और इनटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। किसी गिवन क्वेश्चन के लिए g बदलेगा नहीं, जिस वेलोसिटी से हमने फेंकी वही रहेगी, तो ये सब कांस्टेंट हो गया, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो प्रूव हो गया द पाथ इज पैराबोलिक पाथ। पीछे क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और रह गया, वो है when a projectile is thrown at an angle theta then prove that the path is parabola, है ना। ये हर बुक में मिल जाता है, तो मैं इसको करता हूँ। अब काफी कुछ सीख गए, इसलिए इस बार समझ पाओगे। कल जानबूझ के नहीं कराया था क्योंकि कल समझ में आता नहीं, आवाज आ जाएगा। हेडिंग डाल देना, for a projectile motion the path of the projectile is parabola। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो, इसमें काफी सारी चीजें सीख लेना धीरे धीरे करके। एक हमने लाइन खींच दी जमीन पे, ये तो ग्राउंड वाली हो गई, और हमने इसको तो ले लिया मान लो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस दी। एक लाइन हमने ये ले ली, ये वाई एक्सिस ले लिया, है ना, ये वाई एक्सिस है। चीजें वही है, कोई नई चीज नहीं है, जो हम ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं उसी को दोबारा कर रहे हैं। मान लो यहां से फेंका इसको, बॉल को ऐसे इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, टुकड़े, ठीक। और ये जो कंपोनेंट है इस वाले को हमने ये v बोल दिया मान लो, ये तो u है, इनिशियल वेलोसिटी u मान लो, तो ये u का x कंपोनेंट हो गया जो कि u cos थीटा के बराबर होगा, u cos थीटा, ये एंगल थीटा दिया। अच्छा, इसको हमने मान लिया u का y कंपोनेंट, और ये इक्वल होगा है ना u साइन थीटा के बराबर। जब हम इसको फेंकेंगे, ये इनिशियल एंगल होता है, ठीक है ना। जब हम इसको फेंकेंगे तो मान लो ये यहाँ पे जाके गिर जाएगा कहीं, हमने फेंका, ये ऐसे गया और यहां जाके गिर गया। तो अब छोटी छोटी चीजें समझना शुरू कर देना। हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो यहां पे केवल एक वेलोसिटी बचेगी, वो ये होगी, कौन सी वाली, u cos थीटा। जब हम यहां पे पहुंचेंगे तो u cos थीटा बदलेगा नहीं, ये तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है,
भाई एक्सेलरेशन के बिना क्यों वेलोसिटी चेंज होगी? वेलोसिटी कब बदलती है? जब एक्सेलरेशन हो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए कंपोनेंट कभी बदलेगा नहीं। ये कहीं ढंग से लिख लेना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉट चेंज, बदलता नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉट चेंज, बदलता नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वर्टिकल वाला जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इस जगह की हम सोचेंगे तो ये तो यही रहेगा u cos थीटा, बट यहां वाला कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। कितना होगा वो हम निकाल लेंगे भाई, ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, निकाल लेंगे कितनी आएगी, है ना। फॉर्मूले से v इक्वल्स टू u प्लस at वाले फॉर्मूले में लगा देना, आंसर आ जाएगा, है ना। चाहो तो एक निकाल के दिखा देता हूँ, यदि मान लो तुम्हें निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे। इसका v y1 लिख दे रहा हूँ मैं, या v y डैश। तो देखो v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस at, ये फॉर्मूला होता है। अब v y डैश ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल कितनी थी? हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन की, इनिशियल u sin थीटा, तो यहां लिख दो u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना होता है? माइनस में होता है, तो माइनस g, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा वो देगा, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, तो इनटू t कर देंगे। तो यहां पे वेलोसिटी आ जाएगी, छोटी हो गई इससे, ये देख लो ये लंबी थी, अब ये छोटी हो गई, यहां खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी खत्म हो जाती है। जब यहां पहुंचोगे तो नीचे आ जाएगी, है ना। ये भी हम निकाल सकते हैं भाई, फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, उसमें देख लेंगे हाईएस्ट पॉइंट से यहां तक कितना टाइम लगा, है ना। जैसे मान लो ये और निकालनी है, एक और निकाल देता हूँ, v y डबल डैश निकालना है मान लो, तो फिर इसी फॉर्मूले में लगाएंगे। अब लिख देंगे v y डबल डैश इज इक्वल टू, ये उनके लिए जो ना कंपटीशन वगैरह की बात सोचनी है ना, बाकी बोर्ड में ये नहीं आएगा सब कुछ, बोर्ड में तो बस पाथ प्रूव करवाएगा, वो भी करता हूँ। v बाई डबल डैश निकालना है, तो देखो यहां से टाइम लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट से कितना टाइम लगा वो लेंगे। वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। फिर प्लस एक्सेलरेशन g हो गया इनटू टाइम t डैश। बस ये ध्यान रखना, t डैश इज टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां से यहां तक का टाइम। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी, है ना। एक और बात फॉर शार्प थिंकर, यदि मान लो पूछे इस जगह कितनी वेलोसिटी है, तो ये हम लगा देंगे, मान लो इस जगह वेलोसिटी होती है से v डैश, तो ये आंसर आएगा v डैश। वैसे इतनी डेप्थ में तुम जाओगे शायद ही किसी क्वेश्चन में, इज इक्वल्स टू अंडरवुड ऑफ ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस ये कंपोनेंट। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, ये सब हटा दे रहा हूँ, क्योंकि पहले इसी चक्कर में बैच का नाश हुआ था, तो बच्चों को भेजे भी नहीं, उसी बार उन्होंने पता नहीं क्या पढ़ा रहे, तो ये बेकार है। हायर थिंकर विंकर बेकार, सिंपल वाली बात करो, ये सब हटा दे रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं हमारा इसका, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, ठीक। क्योंकि बड़ी चीजें होते ही फिर बच्चों को दम निकलने लगती है और मेरा नुकसान होता है। ओजस भैया बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर मेरे को बस एक चीज बता दी, जैसे आपने जो सर वो वी वाई, ये मतलब वाई कंपोनेंट जो निकलवाया था वेलोसिटी का डबल डैश वाला, सर उसके लिए जो टाइम था वो हाईएस्ट पॉइंट से मतलब जहां वो एंड हो रहा है वो था। टाइम हाईएस्ट पॉइंट से जिस जगह पे निकालना है वो टाइम था। अच्छा, जिस जगह तक निकालना है वो जो यहाँ टी तक डैश निकालना था। है, यहाँ पे, यहाँ निकालना है तो यहाँ पे। और सर जी जो ये जो आपने उससे पहले निकाला है वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये जो वी वाई डैश है सर, इसका टाइम क्या था? इसका टाइम जमीन से शुरू होके यहाँ तक, मतलब यस सर, वही पॉइंट है, मतलब हाई अगर नीचे की इसमें तो तरफ। यहाँ से यहाँ तक, इसमें ऊपर से लेके यहाँ तक। यस सर ये। थैंक यू सर। आर्यन भैया बोलो क्या कह रहे हो? सर ये जो आपने जैसे v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट u, सर ये वाला फॉर्मूला है सर, इसमें तो हम v का वही तो निकाल रहे हैं सर, क्या कहते हैं वैल्यू। हाँ कितनी सर, वेलोसिटी होगी, मॉड उसका निकाल रहे हैं सर। हाँ मतलब मॉडुलस निकाल रहे हैं, कितनी वेलोसिटी होगी, इसका हाँ सर, स्क्वायर तो प्लस इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ इज इक्वल जाएगा टू उसका। इसका स्क्वायर, हाँ ठीक है सर, ना। हाँ सर, हाँ सर। ये कंपटीशन में तो बेटे उन सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि मैं पहले चैप्टर में ये गलती कर चुका हूँ, नहीं तो बच्चे अच्छे होते लेकिन वो डर गए, उन्होंने कहा पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर,
जबकि होना क्या था, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाते रहता तो काम धंधा चलता रहता बढ़िया। कहने को है कुछ नहीं, वहां भी जैसे ही दिक्कत सब जगह ही आएगी, फिजिक्स है इसका नाम। तुम भैया इसमें दिक्कत आएगी, अकड़ करेगी प्रॉब्लम। अब इसका एक चीज समझ लेना, मैं लिखते ही गायब हो जाएगा शायद, देखता हूँ कोशिश करके, नहीं गायब हो तो बढ़िया है। देखो भाई, अब लास्ट चीज में लिख दे रहा हूँ, पहले एक्स की बात कर लेते हैं। तो एक्स में तो ये आएगा u cos थीटा इनटू द टाइम, ये तो एक्स की बात हो जाएगी। ठीक है, कितना टाइम लगा वो हम देख लेंगे, यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लगेगा वो लिख दिया हमने। तो ये तो आ गया u cos थीटा इनटू टाइम, t इज द टोटल टाइम, पूरा टाइम है। ठीक, मतलब यदि यहां से यहां तक लोगे तो पूरा रेंज हो गया फुल टाइम। यदि मान लो मैं यहां से इस जगह तक कंसीडर कर रहा हूं, इस जगह तक, तो ये चीज x हो गई यहां से यहां तक, और ये चीज y हो गई। टाइम t लगा मान लो, तो हमने पहले निकाल दिया x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। अब मैं यहां के लिए निकाल रहा हूं ये x और ये y, इस पॉइंट के लिए कंसीडर कर रहा हूं। अब y कैसे निकालेंगे, इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखता हूं, इसको हमने यहां से यहां तक y लिया, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो y इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, ठीक है, माइनस, क्योंकि ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोल दो, बाकी तो सिंपल काम किया है। और t की जगह ये वैल्यू रख दो, अभी बताता हूं बेटा, x अपॉन u cos थीटा। बोलो हर्ष भैया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। कोई बात नहीं, तुम बस एक बार ऑन रहना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, ठीक है, ये यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है? नो सर। सोच के बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, भाई ये याद No, रखना sir. पड़ेगा, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जी No, ऐसे sir. है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, 90 डिग्री का एंगल है, और नहीं तो रट लो, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कहीं लिख के याद कर लो। सब बच्चों को Yes, एक ही sir. दिक्कत आनी है, मैं तो बार बार समझा रहा हूँ लेकिन वो भेजे में घुसता नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता जब हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह x लिख दिया, u कितना है, u cos थीटा, t कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लो स्मॉल t है, ये पूरा पार्ट कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अब बोलो बेटा यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोल दो एक बार दोबारा, नहीं सर, आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन, अब ये याद रख लेना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्यों नहीं होता उसका ये कारण बता दिया, लेकिन भूल जाओ कारण तो बाहर में जाना, तो क्या करना है, ऐसे ही याद कर लेना। एक बात तो ये हुई, बोलो आनंद भैया। सर जैसे एरोप्लेन सर एक जगह से उड़ता है सर, और सर फिर वो मतलब उड़ के और फिर दूसरी जगह पे लैंड भी कर जाता है, तो सर वो जैसे उसके अंदर मशीन लगी होती है तो वो एक्सेलरेट करता है, तो सर हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन मानेंगे या नहीं मानेंगे? भैया देखो, एरो के ऊपर यदि तो कोई मशीन वगैरह लगा रखी है, मतलब कोई भी चीज है जिसपे मशीन है, तो उसमें ये फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। हाँ मोशन सर, तो उसका ही मतलब सर प्रोजेक्टाइल अगर मोशन होगा, बट फिर अगर उसमें अच्छा, फोर्स कंसीडर करनी पड़ेगी। हाँ सर, तो मतलब सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो कि नहीं? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यदि मान लेकिन लो, ये लेकिन फॉर्मूले काम नहीं एक बार करेंगे। एक मिनट समझ लो पूरी बात को। हाँ यदि सर। मान लो तुमने मोटर लगा रखी है, वो ऊपर जाने की है, तो मोटर हाँ से सर। चाहे जिस डायरेक्शन में ले जाए क्या फर्क पड़ता हाँ सर। है ना। एक बार हाँ फिर सर। समझ लेना, यदि मान लो तुमने कोई फोर्स अप्लाई, अब तुम ऐसे समझो यार, तुम्हारे हाथ में कोई वो मिल गया उड़न खटोला, ठीक है, हाँ सर। अब तुम्हारी मर्जी, उड़न खटोले में मशीन लगी हुई है, तुम कैसे भी घुमा घुमा के चलाओ, हाँ सर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो कोई जरूरी नहीं, यस सर। ठीक है ना। यदि यस मान सर। लो हम पे पावर गया कि हम फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा है, उनमें मशीन होती है तो अपनी मर्जी से चलते हैं, ठीक। अभी हाँ सर। लास्ट चीज ये है भाई, u इज इक्वल टू ये, बस इसमें वैल्यू रख दो। अब मेरे संग प्रॉब्लम क्या है कि यदि मैं इसमें वैल्यू रखूंगा तो ये शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि इसने वार्निंग दे दी है। इसलिए पहले तुम यही समझ लो एक बार फिर से, पूरा डायग्राम दोबारा बनाना थोड़ा मुश्किल है। x यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया,
एक्स कितना है ना, ये हमें निकालना था। तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशन लगाई, इसमें एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाया। अब वाई के लिए निकाल रहे हैं, वाई ऊपर होता है ये वाला, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस जी होता है। टाइम कितना है, टी है ना, तो ये यू साइन थीटा इंटू टी और रह गया इसमें, यू साइन थीटा इंटू टी, है ना, ये ना यू टी, तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया। अब टी की जगह वैल्यू रख देंगे, टी की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली, कहाँ पे, इसमें, तो अगेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी पैराबोला हो गया। यही प्रूव करना था। अब यदि मान लो मैं छोटा करता तो लेकिन दोबारा नहीं बनाऊंगा, यही समझ लेना। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा टी की जगह रख देंगे। ठीक, एक कोशिश करता हूँ, बंद हो गया तो दोबारा नहीं बनाऊंगा, यहीं से शुरू कर दूंगा, नहीं चल रहा है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी कितना है, ये वैल्यू, x अपॉन यू कॉस थीटा, फिर माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे कर दिया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर पूरे में कर दिया मैंने। अब इसमें क्या है, ये इक्वेशन हो गई पैराबोला, भाई यही लिखना है, लास्ट डायलॉग यही लिखोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस प्रूव्ड। ठीक, बुक में देख लेना एक बार, बुक में पूरा यही दिया हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, यू से यू काट दिया, तो ये एक इक्वेशन आ गई जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो ये प्रूव हो गया। ये पूरा पार्ट थ्योरी के हिसाब से खत्म है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल अब कल नंबर आएगा, एक बच्चे ने एग्जाम्पल पूछा है ना, मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता देता हूँ। एग्जाम्पल 10 पूछा था किसी बच्चे ने, नहीं तो बच्चा कहेगा कि बता दे, नहीं मेरी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 10 पूछा है, अब मुझे नहीं पता उसकी बुक में एग्जाम्पल 10 वही है जो मेरी बुक में है, क्योंकि कुमार मित्तल के कई सारे एडिशन है। तुम इसमें यस या नो लिख देना बेटे। क्वेश्चन ये है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, देन ये है या नहीं, ये लिख दो। नहीं तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा है, तुम व्हाट्सएप में भेज देना मुझे। सर जैसे मतलब नॉर्मल जब हम किसी चीज के आगे मॉड लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो इसमें भी क्या मतलब पॉजिटिव हाँ, ही ये भी आनी पॉजिटिव, चाहिए? ये भी पॉजिटिव। मॉडुलस का ना लेंथ होता है। हाँ सर। बोलो क्या कह रहे हो बेटे। सर ये वाला ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? यस सर। और सर कौन सी, पेज 173। कुमार मित्तल की? हाँ सर। तुम्हें भेजना पड़ेगा, ये शायद मेरी बुक पुरानी होगी, दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे समझ में आएगा नहीं। भेज देना, मैं कल कर दूंगा शुरू होते सर ही। हेक्सागन बन रहा है एग्जाम्पल में। पता नहीं, हो सकता है मेरी बुक में हो ही नहीं हेक्सागन वाला, तुम भेज देना मैं कर दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, हेक्सागन टाइप का कोई दिख नहीं रहा। ज्यादा पुरानी बुक तो है नहीं वैसे, कुछ बदला तो है नहीं इन लोगों ने। तुम भेज देना मुझे, ठीक है ना। तुम भाई इसकी तो ये तो आसान समझा, इसमें तो ये लगा देना अंडरवुड ऑफ, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बुक वाले ने गलत मेथड से किया हुआ, सीधे सीधे कर देना 2ab cos थीटा, और जब माइनस होता है तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा
इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 डिग्री, थीटा 90 हो जाएगा। यही प्रूव करना, तो उसने बड़े अलग मेथड से किया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बुक वाले ने कुछ बिल्कुल अलग से मेथड से किया है, उसकी अगर डायरेक्ट कर देना ये बहुत आसान है। चाहो तो एग्जाम्पल 10 या इसमें एग्जाम्पल मिल जाएगा तो समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ, है ना। इतना छोटा सा था, उसने पता नहीं क्या किया। तो भैया मैं अभी साथ के साथ ही, ओजस भैया बोलो क्या कह रहे हो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ये क्वेश्चन आप बता देंगे क्या था? कुछ नहीं, ये दिया था क्वेश्चन में, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, देन प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, मतलब cos ठीक है। थीटा। यस तो सर। बुक का सॉल्व एग्जाम्पल था, उसमें बड़े लंबे से मेथड से किया था, तो उसको छोटा मेथड बता दिया। a प्लस बी होता है तो यहाँ प्लस आता है, और माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है। तो a यस सर। स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, इसको उधर ले गए, कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई, और ये प्रूव हो गया कि थीटा बराबर 90 डिग्री। सर इसको अगर उधर ले जाएंगे तो 4ab cos थीटा नहीं हो जाएगा? 4 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अच्छा। किया नहीं जानबूझ के। यस सर, यस सर, कैसे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस तो सर, जीरो है इसलिए नहीं किया था। यस सर, थैंक यू सर। चलो आर्यन भैया बोल दो क्या कह रहे हो। और सर अगर हमने ये cos थीटा नीचे कर दिया तो? कॉस थीटा नीचे ले लिया, हाँ सर, क्या लोगे। मतलब cos थीटा को 0 कर दिया पहले, मतलब मल्टीप्लाई में सारे, तो cos थीटा मतलब कैंसिल आउट कर दिया, जैसे इसमें हमने 4a भी हटा दिया ना अभी वैसे। हाँ अच्छा, तुम कह रहे हो कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दूं। हाँ सर। तुम तो यार भैया कभी कभी 9th के पेज में भी हुआ करते थे। नहीं सर, नीचे इधर लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, जैसे 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0 लिखा है सर। हाँ सर अब इसमें अगर cos थीटा को, जैसे 4ab आपने कैंसिल किया सर, हट गया ये तो। 0, हाँ 0 के नीचे ले जाके, हाँ तो सर ऐसे ही अगर cos थीटा को कर दिया तो? कॉस थीटा को 0 के, कॉस थीटा की तो वैल्यू निकालनी है, फिर नीचे ले जाओगे तो वैल्यू कैसे निकलेगी। हाँ सर, फिर मतलब ए बी से फिर कुछ हो नहीं सकता ना? नहीं कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, तुम जो पहले कह रहे थे ना कॉस थीटा को कॉस थीटा से काट दे, नहीं तो सर, मैं मजे ही नीचे अलग वाले है। की कह रहा था, वो हाँ तो सर मुझे पता है वो नहीं हाँ, वो कटेगा। तो मैं फिर कर देता, तुम समझ गए होगे। तो हाँ होगा सर नहीं। पता है मुझे। नीचे जाएगा तो निकालना तो कॉस थीटा ही है ना, एंगल बिटवीन देम हाँ निकालना है, तो नहीं कॉस सर, थीटा मैं की वैल्यू कितनी इसलिए होगी, पूछ रहा 0। था कि ए बी से निकल सकता है कि नहीं नहीं। नहीं निकल सकता, है ना, क्योंकि हाँ तो सर। पूछा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये तो गिवन वेक्टर है, ये 0 हो नहीं सकते, तो डेफिनेटली यही 0 होगा। हाँ तो सर। भैया कल बात हो पाएगी, अब इसके अलावा जो भी पूछना हो कल फिर पूछ लेना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चन क्या है वो भेज दूंगा मैं, एक्सरसाइज खत्म कर लेना याद से।